नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर नरेश और उनके चचेरे भाई प्रमोद की है। ये जो दोनों भाई हैं ट्रक ड्राइवर, अब देश में ऐसा कोई सड़क ना हो जिस पर ना गए हों। हर सड़क पर तकरीबन जा चुके थे। एक लंबा अनुभव था इनके पास, दोनों के पास में। और ये ज़्यादातर जो अपना सफ़र है रात के टाइम में पूरा करते थे, दिन में कहीं रुक जाते थे। आज सबसे बड़ी बात थी कि होटल पर बहुत कम खाना खाया करते थे और अपना हाथ से खुद खाना बनाते थे, खाते थे। और हाँ, कभी कभी अगर उनको समय नहीं मिलता था तो कभी किसी ढाबे पर ज़रूर खाना खा लेते थे। लेकिन ये कोशिश करते थे कि रात के टाइम में ही अब जो खाना है वो होटल में खाया जाए और दिन के टाइम में अपना जो यहाँ आराम करते हैं वहाँ खाना बना लिया जाए। अब इनका एक तरह से नियम बना हुआ था। आइए, दोनों भाई जो थे चचेरे और एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे पर विश्वास करते थे और दिल के दोनों दिल फेंक भी थे। हंसी मजाक तो चलती रहती थी। अब ट्रक लाइन जो है, अब लंबा सफ़र व्यतीत करना है, हंसी मजाक अगर ना करे आपस में तो समय पास होता नहीं है। और एक रात ऐसे ही अपने सफ़र पर चल रहे थे उत्तराखंड के एक रोड पर, और रात के ढाबे पर रुके हुए थे। करीब 10 बज रहा था। अब दोनों भाई होटल में रुक करके जो ढाबा था खाना खा रहे थे, क्योंकि दिन में वो खाना खुद को बनाते थे और रात के वो ढाबा पे खाना खाते थे। अब उनका जो मंजिल था, जहाँ गोदाम था, जहाँ माल छोड़ना था, वो करीब करीब 4 घंटे का और सफ़र बचा था। और ये तसल्ली में थे कि चलो पूरा सफ़र तो कर ही लिया है, अब 3-4 घंटे का सफ़र बकाया है, ये भी हम पूरा कर लेंगे। रात तो अपनी है। अब रात में तो गोदाम खुलने से रहा, अब सुबह तक कैसे भी ट्रक गोदाम पर लगा देंगे और इसके बाद माल खाली हो जाएगा। अब तसल्ली से बैठ कर के उस होटल पर, ढाबा पर खाना खा रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब शादी तो एक की हुई थी जिनका नाम था नरेश, लेकिन जो प्रमोद थे, जो चचेरे भाई थे नरेश के, और उनकी शादी नहीं हुई थी। और थोड़ा हंसी मजाकिया दिलफेक किस्म के लड़के भी थे और वो नरेश को भी ज़्यादा मजाक किया करते थे। और इसी विषय पर चर्चा चल रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। और तभी जो ट्रक उनका रोड के किनारे पे खड़ा था और वहाँ पर अचानक जो प्रमोद की नज़र है खाना खाते हुए अब पड़ गई। अब नज़र पड़ी तो देख रहे हैं कि वहाँ पर कोई औरत दिख रही है और वो अब इशारा करने लगे नरेश को कि भैया भैया देखना, वो ट्रक के पास में औरत क्या कर रही है। लेकिन जब नरेश देखे ना तो कहने लगे, पगला गया है क्या? कोई नहीं वहाँ पर है, तेरी आंखें चौंधिया गई है। हंसी मजाक करते करते आज तेरे को हर तरफ लड़की औरत दिखाई पड़ती है। पगला कहीं का, डांट दिए एक तरह से नरेश। ये खाना खा, इसके बाद हम लोग थोड़ा आराम करेंगे और फिर चलेंगे। लेकिन जो प्रमोद थे ना, अभी भी उनका नज़र ट्रक के पास ही था। वो जैसे नरेश की बात को सुन करके अनसुना कर रहे हों और बार बार कह रहे कि अरे भैया देखो तो सही, ज़रा ध्यान से देखो, वो लड़की तो हमारे ट्रक के आसपास ही घूम रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। कौन है ये लड़की? क्या आपकी जान पहचान की है भैया, जो आपको ट्रक के पास में इधर से उधर घूम रही है? शायद आपको देखने की कोशिश कर रही है कि आप कहाँ हो। एक तरह से मजाकिया टोन था, लेकिन थे सीरियस प्रमोद। अब इतनी सीरियस बात सुन करके जो नरेश थे अब फिर दोबारा ट्रक की तरफ देखे, लेकिन उनको अभी भी कोई लड़की, कोई औरत या कोई अन्य चीज भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। पूरा जगह खाली था, ट्रक
सिर्फ खड़ा था उस जगह पर, और उसके अलावा एक कुत्ता बिल्ली भी वहाँ पर नजर नहीं आ रही थी। जो प्रमोद थे वो तो अच्छी भली किसी औरत किसी लड़की की बात कर रहे थे। तो आखिर ये प्रमोद जो है मजाक कर रहा है क्या नरेश से? नरेश अब देख देख करके झुंझला गए, प्रमोद से कहने लगे, क्या तू मेरे साथ में कोई गेम खेल रहा है, मजाक कर रहा है? अरे कहाँ है लड़की, कहाँ है औरत? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही, तुझे कैसे नजर आ रही है? लेकिन प्रमोद बिल्कुल सीरियस थे, अभी भी ट्रक की तरफ देख रहे थे। अब कहने लगे कि देख भाई, वो ट्रक के पास ही खड़ी है, वो देख, उंगली की इशारा करने लगे। लेकिन नरेश झुंझला गए, उनको तो कोई लड़की कोई औरत दिख नहीं रही थी, और एक तरह से मजाक ही मान लिया। अब कहने लगे प्रमोद से कि देख भाई, खाना खा ले ढंग से, थोड़ा देर हम लोग आराम करेंगे, अब फिर चलेंगे। अब तो मुझे पागल मत बना, बहुत पागल बन चुका हूँ। अब फिर जो नरेश थे अपना जो खाना खा रहे थे उस काम में लग गए। लेकिन प्रमोद खाना खाते खाते नजरें उनकी उसी तरफ थी। अब फिर जैसे कहने लगे, अरे अभी ये लड़की कहाँ गई, अभी तो मेरा पलक भी नहीं झमका और लड़की अब वहां दिखाई नहीं दे रही। भाई ये तो कमाल हो गया, इतनी जल्दी कहाँ लड़की चली गई? अब जो नरेश थे हंस पड़े, अब कहने लगे कि तू मुझे तो बेवकूफ़ बना मत, मैं तेरे साथ रह कर के बार बार बेवकूफ़ बन जाता हूँ, तो मेरा मजाक उड़ाता रहता है, अब हद हो गई है। अब मेरे भाई तू चुपचाप खाना खा, अब फिर हम लोग कुछ आराम करेंगे, अब फिर चलेंगे, अब इससे ज़्यादा कुछ मत बोल। अब जो प्रमोद थे कसम खाने लगे नरेश को बात करते, देख भाई कसम से कह रहा हूँ, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोला है, मैं साफ साफ उस लड़की को देखा है, कभी इधर जाते हुए ट्रक के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। कमाल की बात है भाई, आपको नजर नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जो नरेश थे अभी भी मजाक ही समझ रहे थे और डांट के कहने लगे, देख हर झूठी बात पर तो कसम खा जाता है, ऐसा काम मत किया कर, कसम कसम खाना छोड़ दे, जो खाना आगे रखा हुआ है इसको तो खाना खा, अब फिर आराम कर। अब फिर नरेश बिल्कुल उसकी तरफ से बात करना ही बंद कर दिए, वो समझ गए कि ये जरूर कोई नया गेम खेल रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जो प्रमोद थे अब शांत हो गए, लड़की नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उनके दिल में खटका सा हो गया था कि वो लड़की मुझे दिख रही थी, बराबर दिख रही थी, और फिर अचानक जैसे हवा में कहीं गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इनकी नज़रों का कोई वहम था, कोई दिमाग का भ्रम तो नहीं चल रहा था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सही ढंग से उस लड़की को देखा, मुझे तो बराबर वो लड़की नजर आई है। अब जो उनका दिल था एक तरह से नरेश जी ने तोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बात पर विश्वास किए ही नहीं। अब धीरे धीरे करके खाना ख़त्म किए। अब फिर जो नरेश थे कहने लगे, हम अब आराम कर लेते हैं 1-2 घंटे, इसके बाद हम चल पड़ेंगे आधी रात के वक्त में, क्योंकि ये लोग ज़्यादा ही रात को ट्रक चलाया करते थे। रात में ट्रक चलाने का बहुत उनको फ़ायदा मिलता था, एक तो रोड खाली होती थी, दूसरी कोई रोक टोक करने वाला होता नहीं था। अब बड़े आराम से सफ़र उनका कट जाता था। अब दोनों भाई खाना वाना हो गया, चारपाई लेकर के सो गए। सेम टाइम पर जिस ढाबा पर रुके थे उस ढाबे को मालिक को बता दिया था कि भाई 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद जो भी टाइम दिया था कि हमें जगा देना, और वैसे ही वो जगा दिया था। अब फिर दोनों भाई चाय वाय पिया, अब फिर अपने ट्रक पर सवार हो गए थे। लेकिन जब ट्रक के पास प्रमोद पहुंचे ना, तो ट्रक के चारों तरफ उन्होंने घूम घूम करके देखा, ट्रक के नीचे झांक करके भी देखा कि कहीं वो लड़की ट्रक के नीचे तो ना घुस गई हो। लेकिन ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं था, पूरा ट्रक खाली का खाली पड़ा था। और उसकी ये हरकत देख करके जो नरेश थे वो हंसने लगे थे, कहने लगे कि तो अब अभी भी मुझे मेरे साथ में कोई गेम खेलना चाहता है। अरे भाई अब तो रहने दे, रात का सफ़र है, अब हम आराम से चलते हैं। लेकिन प्रमोद का मन में अभी भी शंका था,
ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़के को मैंने बिल्कुल साफ देखा, अपनी नज़रों से देखा, और अचानक जैसे हवा में गायब हो गई हो। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब करे तो क्या करे, अब तो वहाँ कोई था नहीं। ना जाने कौन लड़की थी, कहाँ गई, कहाँ से आई, कुछ भी नहीं मालूम। आप अपने ट्रक में सवार हो गए थे। अब जो ट्रक थे प्रमोद ही चला रहे थे और नरेश साइड में बैठे हुए थे। वैसे मेन ड्राइवर नरेश ही थे, लेकिन कभी कभी प्रमोद भी चलाया करते थे और कभी नरेश भी चलाया करते थे। अब स्टीयरिंग जो था प्रमोद के हाथ में था और नरेश साइड में बैठ करके अब चल रहे थे। कुछ किलोमीटर आगे की तरफ निकल गए थे। अब अंधेरी रात थी, अब बिल्कुल रोड खाली था और ट्रक अपना भरपूर जितनी लोडिंग थी उसके अकॉर्डिंग अब अपना रेस लगाए हुए थे। एक सीमा होती है ट्रक लोडिंग के बाद में कि इतने किलोमीटर के हिसाब से चल सकते हैं, इससे ज़्यादा पर चलने पर नुकसान हो सकता है ट्रक का। और वही स्पीड में चल रहे थे। अब उस केबिन में बस दो ही लोग थे। एक थे प्रमोद जो इस टाइम में ड्राइव कर रहे थे, और दूसरे जो थे नरेश जो खिड़की के पास अपना सर टिकाए हुए थे। और ना जाने कब हवा लगी और कब उनकी आंख बंद हो गई, नींद में आ गए थे। अब जो जगे हुए थे, जो ड्राइव कर रहे थे, प्रमोद ही थे। अब जैसे ही एक आध किलोमीटर आगे बढ़े, अब जो सड़क थी ना थोड़ी सी पतली हो गई थी, क्योंकि आगे एक पुलिया थी। अब पुलिया पर इधर भी पेड़ लगे हुए थे, उधर भी पेड़ था, और वैसे तो जंगल वाला इलाका ही था। हाँ, जैसे ही पुलिया पर चढ़े, पेड़ के पास पहुंचे, और उसी पेड़ के पास में प्रमोद को वही लड़की नजर आ गई। और उस पेड़ के पीछे एक घर भी दिखाई दिया। आधी रात का वक्त है, लड़की सड़क के किनारे पेड़ के पास में खड़ी है। पीछे में पेड़ का एक घर भी दिखाई दे रहा है और जिसमें रोशनी भी अभी हो रही है। और उस लड़की को वो पहचान गए थे, कपड़ा लत्ता सब कुछ कद काठी वही था। अब जैसे ही उस लड़की को पेड़ के पास में खड़े देखा, और वो ट्रक को रोक दिए। अब फिर गौर से देखने लगे कि ये तो वही लड़की है जो उस ढाबे पर मिली थी, और ये क्यों हमारे ट्रक के पास में मंडरा रही थी, और ये है कौन, और इस टाइम में इस पेड़ के पास में क्यों खड़ी है रोड के किनारे। और शायद इसका ये घर होगा, क्योंकि पीछे घर दिखाई दे रहा है और उसमें रोशनी भी हो रही है। कहीं ये लड़की उस किस्म की तो नहीं है। लड़की देखने में सुंदर थी, लंबी थी, कपड़े भी सही ढंग के पहन रखे थे। अब नरेश से तो कोई बात नहीं की। ट्रक उन्होंने रोक दिया। नरेश जी नींद में थे, उनको तो होश भी नहीं था। और खाना खाने के बाद में गहरी नींद आ गई थी। ठंडी ठंडी हवा आई ट्रक की और फिर सो गए थे। अब डिसीजन जो लिया प्रमोद कि भाई चल के पता करते हैं कि कौन है लड़की हमारे ट्रक के पास में उस ढाबा पर क्यों इधर से उधर क्या ढूंढ रही थी। और इस वक्त इस रोड पर जो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका है, और यहाँ क्यों खड़ी है, किसका इंतजार कर रही है। जरूर ये वही उसी टाइप की लड़की है। अब चलते हैं। अब प्रमोद तो दिल फेंक आदमी थे ही, और वो उतर करके अब उस लड़की के पास पहुंच गए, पेड़ के पास जहाँ खड़ी थी। पीछे उस शायद घर था उसका, जिसमें रोशनी भी नजर आ रही थी। अब जैसे ही ट्रक से उतर करके और उस लड़की के पास पहुंचे, लड़की का नज़र दूसरी तरफ था, लेकिन जब आहट हुई प्रमोद की तो इनकी तरफ देखने लगी, और देख करके उसकी आंखों में चमक चमक सी आ गई थी। आप मुस्कुराने भी लगी। अब प्रमोद को लगा कि अरे ये तो उसी टाइप की लड़की है। अब फिर उस लड़की के पास पहुंच गए। अब पूछने लगे कि मैडम आप मेरे ट्रक के पास उस ढाबा पर आप नजर आई थी, आप वही हो ना। तो लड़की कुछ बोली तो नहीं, बस मुस्कुराने लगी और कोई जवाब नहीं दिया। फिर प्रमोद बोले कि मैडम मेरे मन में एक शंका है। मैं खाना खाते वक्त वहां पर देख रहा था, आप ही के जैसे कपड़ा, आपके जैसे चेहरा मोहरा, कद काठी सब कुछ था। हाँ, मैं अपने भाई से बोल रहा था
कि देखो हाँ कोई लड़की खड़ी है ट्रक के पास में, लेकिन भाई को आप दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? अब फिर आप अचानक कैसे गायब होगी, कहाँ छिप गई, कहाँ चलेगी, अब फिर आप इस जगह पर नजर आ रही हो, ये राज क्या है? और उधर जो नरेश थे अभी भी नींद में थे, अभी भी नींद से उठे नहीं थे। ट्रक रुका हुआ था, रोड पूरा का पूरा खाली था। अब तो जो प्रमोद थे दिलफेक किस्म का आदमी, हाँ एक तरह से बातूनी भी थे और कला भी जानते थे लड़कियों से बात करने में, इस कला में भरपूर थे वो। अब उस लड़की से बार बार वही पूछ रहे थे, लेकिन लड़की ने एक बार भी कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही, मंद मंद मुस्कुराती रही, देखती रही प्रमोद की तरफ। अब प्रमोद कहने लगी कि अब बताओ आप हो कौन, और इस वक्त में आप यहाँ क्यों खड़ी हो, क्या इरादा है आपका? अब प्रमोद तो ऐसे ही थे और लड़की मुस्कुराते हुए, अब प्रमोद में समझ गए कि भाई मामला तो फिट है यहाँ पर, फिर देरी क्या है कि है। अब कहने लगी मैडम आप ही के घर है पीछे ना। अब वो उस लड़की ने सर हिला दिया। अब फिर वो लड़की अभी तक एक लफ्ज प्रमोद से कुछ भी नहीं बोला था, बस जो भी बातचीत हुई थी सब इशारे में हुई थी। अब प्रमोद का हाथ पकड़ लिया और लड़की ने, अब प्रमोद तो उसके पीछे पीछे चल पड़े, जैसे जान पहचान काफी दिन पहले की हो। वो नरेश को आवाज तक नहीं दिए कि भाई तू उठ जा, अब मैं अभी आ रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे ही लड़की ने हाथ पकड़ा, जैसे नरेश प्रमोद को लगा कि अपना जो होश है, सुध बुध है, वो खोते जा रहे हैं। अब फिर उस घर की तरफ चल पड़े थे, आगे आगे लड़की, पीछे पीछे प्रमोद। अब घर के अंदर में जब गए, इतना तो सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उनका जो शरीर था ना एक तरह से जादू में बंध गया था। अब जो वही कर रहे थे जो लड़की चाह रही थी, और लड़की कुछ बोल भी नहीं रही थी, उसकी आवाज़ तो उन्होंने अभी तक सुना ही नहीं था कि आवाज़ कैसी है। अब कमरे में लेके पहुंच गई। कमरे के अंदर में पूरा पलंग बिछा हुआ, हर साजो सामान वहाँ मौजूद है, पानी पीने का है, सब कुछ लगा हुआ है जो भी साधन होना चाहिए, लेकिन उस लड़की के अलावा उस घर में और कोई नहीं था। मतलब उस घर में वही अकेली लड़की रहती थी, और भी रोड के किनारे पर घर। अब प्रमोद तो समझ ही गए थे कि अब किस काम के लिए आए थे, और वो अपना एक तरह से होश भी तो खो बैठे थे। अब उस लड़की के जादू में फंस गए थे। अब प्रमोद को कुछ ही देर में एहसास होने लगा कि जिस लड़की के साथ ये बेड पर हम बैठे हुए हैं, प्यार कर रहे हैं, वो कोई जादूगर नहीं हो सकती है। उनको अब एहसास होने लगा था कि कोई ये आम लड़की नहीं हो सकती। अब वो तो उसके जो जाल में थे, फंसे हुए थे उस लड़की के जाल में, अब फंस करके इस घर तक पहुंच आए थे। अब एक कमरे में थे और उसी के पलंग पर अब लेटे हुए थे, बगल में वो लड़की लेटी हुई, प्यार कर रही, दोनों कर रहे हैं। लेकिन इसी पल प्रमोद को सब एहसास होने लगा कि ये लड़की आम नहीं हो सकती, ये जरूर कोई शक्ति है, कोई काली शक्ति है या फिर कोई और चीज है, लेकिन इंसान नहीं हो सकती। अब उनको पूरी तरह से समझ में आ गया था, और उस लड़की को भी एहसास होने लगा कि ये लड़का जो है, अब इनका जो भेद है लड़की का, वो जान चुका है। अब फिर अब वो भी अब जो अपना असली रूप था अब प्रमोद के सामने में दिखाने लगी। और जैसे ही उसकी असली रूप प्रमोद ने देखा तो उसकी चीख निकल गई थी। वो ऐसी औरत थी, देखने में तो पहले इतनी बेहतरीन सुंदर थी, लेकिन जब अभी का रूप प्रमोद ने देखा तो कांप के रह गए थे, चीख उनके मुंह से निकल गई थी, डर के मारे बुरी हालत हो चुकी थी। इतना भयानक चेहरा उसका हो चुका था, पूरा शरीर एकदम दाग धब्बे से भरा हुआ, और कहीं से भी नहीं लग रही थी कि उस
जिस लड़की से वो प्यार कर रहे थे कुछ देर पहले, ये वही लड़की हो सकती है। ये तो 60-70 साल से ऊपर की कोई ओल्ड लेडी लग रही है, और वो भी भयानक सा खूबसूरत वाली। आंखों जो थे, आंखों की पुतलियां जैसे अंदर धसी हुई है। जो काले बाल खुले लहरा रहे थे, प्रमोद को बहुत अच्छे लग रहे थे। अब वही बाल अब सफेद हो चुके थे, उलझे हुए दिखाई दे रहे थे। उसके शरीर से जो भीनी भीनी खुशबू आ रही थी प्रमोद को कुछ देर पहले, अब उसकी जगह पर एक भयानक बदबू आने लगी थी, जैसे सड़ी गड़ी लाश से आती है। अब ये सब महसूस करके, देख करके, अब कौन इंसान भला नहीं डरेगा। प्रमोद तो आखिरकार एक इंसान ही थे, और वो चीख पड़े थे। और इसके बाद वो जो भयानक औरत बन चुकी थी, अब प्रमोद को अपने एक तरह से दबोच दिया। और इसके बाद प्रमोद को कुछ भी होश नहीं, बेहोशी के गर्त में समा गए थे। लेकिन चीख की जो पुकार थी, जितना तेजी से प्रमोद ने चीख मारी थी, डरावना चीख, और जो उनके चचेरे भाई जो नरेश थे, जो कंडक्टर साइड पर बड़े आराम से सो रहे थे, और चीख की आवाज़ सुन करके एकदम जग गए थे। जैसे ही नींद से जागे तो देखे ट्रक रुका हुआ है। आखिर प्रमोद यहाँ पर क्यों रुका? लेकिन स्टीयरिंग पर देख रहे हैं तो प्रमोद है ही नहीं। तो आखिर कहाँ गया प्रमोद? ये तो चीख प्रमोद की थी, डरावनी चीख। तो क्या हुआ उसके साथ में? आई चलती हुई ट्रक थी, ये रोकी क्यों? अब जो नरेश थे प्रमोद पर गुस्सा थे, लेकिन प्रमोद तो उस जगह पर थे ही नहीं। हाँ, उनकी डरावनी चीख जरूर सुनाई पड़ी थी, जैसे लग रहा था कहीं दूर से आई हो। अब नरेश जो थे बेचैन हो गए, घबरा भी गए। अब प्रमोद उनका चचेरा भाई था, अब बड़े तो वही थे, सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर में था। अब वो प्रमोद को आवाज लगाने लगे, प्रमोद प्रमोद तो कहाँ हो भाई? आइए, तुम्हारी चीख कहाँ से सुनाई पड़ी? तुम हो कहाँ पर? जल्दी आओ, देखो मजाक की एक हद होती है। अब ये ज्यादा मजाक मेरे साथ में मत किया करो। मुझे लग रहा है कि तुम भूत वाली कोई खेल खेल रहे हो। तुम मुझे भूत के चक्कर में डराना चाहते हो। तो भाई मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम पहले भी कई बार ये गेम खेल चुके हो। मैं भूतों से नहीं डरता, ना आज डरूंगा। अरे आपस आ जाओ भाई, आपस आ जाओ। आप ट्रक को चलाओ, नहीं तो मैं अब बैठता हूँ स्टीयरिंग पर। लेकिन इतना कहने के बाद भी प्रमोद की कोई हंसी, कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी। हर तरफ खामोशी खामोशी थी। और नरेश को लग रहा था कि प्रमोद जो चीख आई है, ये डरा हुआ नहीं है, ये नरेश को यानी खुद को हम डराने का कोशिश कर रहा है, जैसे नरेश डर जाए। ऐसा गेम कई बार प्रमोद ने नरेश के साथ में किया था, लेकिन नरेश डर जाते थे, चीख पड़ते थे। अब प्रमोद फिर कहीं छुपा होता था और निकल के आ जाता था हंसता हुआ। अब वही लग रहा था कि आज भी प्रमोद वैसा ही कर रहा है। लेकिन प्रमोद तो गायब था, आसपास में कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब नरेश अपने ट्रक से उतर गए, आवाज लगाते लगाते। अब ट्रक के आसपास देख लिए, कहीं पर प्रमोद का पता नहीं। अब वो रोड भी बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है, कोई भी ट्रैफिक उस रूट पर नहीं, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। सुनसान उस रोड पर पड़ा हुआ। आसपास में कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है, ना कोई घर, ना द्वार, ना कोई रोशनी जहाँ इंसान रहते हो। तो आखिर इस जंगल में प्रमोद क्यों ट्रक रुका? क्या कारण हो सकता है कहाँ ये पट्टा? अब प्रमोद प्रमोद चिल्लाने लगे, लेकिन प्रमोद का कहीं जवाब नहीं। उस पेड़ तक गए जहां पर उसके पीछे घर बना हुआ था, जहां पर रोशनी निकल रही थी, लेकिन अब वहां ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो आखिर प्रमोद गया तो कहाँ गया? बहुत परेशान हो गए नरेश। अब आगे पीछे हर तरफ ढूंढने लगे। अब ट्रक में उनकी एक टॉर्च भी थी, टॉर्च भी निकाल के लाए। अब पूरी रोशनी जला जला करके आसपास में झाड़ियों में जहाँ
देखना चाहते थे हर तरफ, अब प्रमोद की तलाश करने लगे। लेकिन आखिरकार सब ढूंढना व्यर्थ गया, प्रमोद कहीं पर नहीं मिला। ना तो उसकी आवाज़ सुनाई दी कि आखिर क्या उसको जंगल निगल गया, आसमान खा गया, कहाँ गया। बस एक ही बात चीख सुनाई पड़ी थी जब नरेश सो रहे थे। अब नरेश बड़े चिंता में, अब कहाँ गया, क्या करेंगे, कब तक ये लुका छिपी चलती रहेगी। लेकिन इतना बड़ा मजाक तो प्रमोद कभी नहीं किया है। ये तो उनको एहसास हो चला था कि ये जरूर करता था ड्रामा, नौटंकी ऐसा करता था भूत प्रेत का, ताकि मजाक उड़ सके नरेश का। नरेश डर जाते थे। लेकिन ये मजाक तो बहुत लंबा हो चुका था। अब नरेश को एहसास होने लगा था कि ये कोई मजाक नहीं है, जरूर प्रमोद कोई संकट में फंस गया है। लेकिन अब कहाँ ढूंढे प्रमोद को। कहीं आसपास में कोई लोग भी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं जिसे पूछताछ कर सके। और आखिरकार अब ट्रक के पास आकर के खड़े हो गए थे। कोई चारा नहीं चलता, चिल्लाते चिल्लाते उनका गला भी एक तरह से बैठ गया था, थक गए थे, अब निराश से हो गए थे। अब कोई चारा समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन वो सोचने लगे कि कहीं जाने से बेहतर है कि यहीं पर इंतज़ार किया जाए। अगर प्रमोद कहीं गया होगा तो लौट कर के भी यहीं आएगा। अगर वो अपना ट्रक लेकर के आगे निकल गए या पीछे कहीं ढूंढने निकल गए, फिर प्रमोद हो सकता है कि भटक जाए, और वो जरूर आएगा। उनका दिल गवाही कर रहा था। और उसी ट्रक के पास में उन्होंने पूरा इंतजार किया। सुबह हो चुकी थी। अब प्रमोद अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा था। अब सुबह की किरणें हर तरफ फैलने लगी। अब उस रोड पर ट्रैफिक भी चलने लगा रुक रुक करके। लेकिन अब पूछे तो किससे, अब ट्रैफिक रोक करके तो पूछ नहीं सकते। हाँ, एक पैदल यात्री जा रहा था, उसको जरूर उसने पूछा कि भाई यहाँ पर कोई आसपास में कोई बस्ती, कोई गांव, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। अब वो जो राहगीर था बताने लगा, नहीं भाई, पास में तो नहीं है, 2 किलोमीटर दूर आगे जाओगे तो एक बस्ती जरूर मिलेगी रोड पर, और वहाँ पर कुछ ही घर हैं, कुछ दुकानें हैं और कुछ घर हैं, लेकिन इधर में कोई बस्ती नहीं है ना कोई घर है। अब वो राहगीर पूछने लगा कि भाई आप क्यों पूछ रहे हो और आप यहाँ पर क्यों खड़े हो। अब जो नरेश थे वो बताने लगे कि भाई हम रात से परेशान हैं, अब मेरा जो चचेरा भाई है गायब हो गया है, मैं उसकी चीख सुना था और इसके बाद से वो हमें दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लगा कि वो मेरे साथ में मजाक कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, लेकिन भाई ये गेम नहीं लग रहा है। इतना टाइम हो चुका है और अभी तक मेरे भाई का पता नहीं है। अब जैसे ही बात राहगीर को नरेश जी ने बताया, राहगीर एकदम चौंक सा गया और घूर करके अब नरेश को देखने लगा और कहने लगा कि ड्राइवर साहब एक चीज़ बताओ, इस रोड पर आप लोग नए आए हो क्या। अब जो नरेश थे कहने लगे कि नहीं भाई, नए तो नहीं आए हैं, हाँ कम जरूर आए हैं इस रोड पर। तब वो राहगीर कहने लगा कि भाई आप उस लड़की के जाल में तो आपका भाई तो नहीं फंस गया, वो चुड़ैल लड़की। अब जैसे ही चुड़ैल का नाम लिया, अब जो नरेश जी थे वो एकदम डर गए कि क्या कहा आपने, चुड़ैल, चुड़ैल लड़की। तो राहगीर कहने लगा हाँ भाई, इस रोड पर उसी का राज है और कभी कभी दिखाई देती है और लड़कों की तलाश में रहती है। कोई नौजवान लड़का मिले तो उसको अपना शिकार बना लेती है, उसके साथ रात गुजारती है और उसका खून भी पी जाती है। अगर वो तकदीर वाला रहा तो बच जाएगा और नहीं तो वो मर ही जाता है। तो कहीं उसका शिकार तो नहीं हो गई आपका भाई। अब जैसे ये सब बात पता लगा नरेश जी को, नरेश जी एकदम रोने लगे। अब वो जो राहगीर था बेचारा कहीं जा रहा था, आसपास का गांव का रहने वाला था, अब उनको रोता देख वो भी बेचारा सहम सा गया। कहने लगा भाई हिम्मत मत खो और आओ हम दोनों मिलकर खोजते हैं। अगर उस लड़की ने आपके भाई को फुसलाया होगा, बहलाया होगा,
तो आसपास में कहीं पर ले गई होगी। हम दोनों को खोजना चाहिए। आपका भाई कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, या तो मरा हुआ मिले या फिर बेहोशी की हालत में मिलेगा। अब ये बात जैसे नरेश सुने और रोने लगे कि मेरे भाई के साथ में ना जाने उस चुड़ैल लड़की ने क्या किया होगा, वो जिंदा भी होगा कि नहीं होगा। कई तरह का आशंकाएं उनके मन में चल रही थी और वो अपना धैर्य खोते जा रहे थे। लेकिन भला हो उस राहगीर का कि जो नरेश का साथ दे रहा था, उनको समझा भी रहा था और आसपास में ढूंढने भी लगा था। लेकिन जहां पर उनको ढूंढना चाहिए था उस पेड़ के पीछे, लेकिन वो उधर नहीं गए थे, दूसरी साइड में ढूंढ रहे थे। लेकिन अभी भी कहीं पता नहीं चला कि आखिर प्रमोद है तो कहाँ पर है। और सबसे लास्ट में अब इस साइड में आए, उल्टी साइड में, और उस पेड़ के पीछे अब चलने लगे। लेकिन जिस जगह पर रात को प्रमोद का घर दिखाई पड़ा था, रोशनी नजर आ रही थी, वहां तो कोई घर था ही नहीं। वो तो एक जंगल जैसा सब कुछ था। जंगल का घास पेड़ पेड़ सब कुछ उगे हुए थे और कोई घर, कोई खंडहर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जब अंदर चलने लगे राहगीर और ये नरेश जी, तो आखिरकार झाड़ियों के अंदर में अब प्रमोद दिखाई पड़े। कपड़ा पूरे शरीर का गायब था, कुछ ही कपड़े रह गए थे जो वो भी फटे हुए थे। अब पूरा चेहरा प्रमोद का पीला पड़ा हुआ था और जैसे लग रहा था कि कोई बुरी तरह से झिझोड़ रखा हो प्रमोद को, उसके शरीर का कोई रक्त पी चुका हो, ऐसा ही एहसास होने लगा था। और जैसे ही प्रमोद पर नजर पड़ी, अब नरेश एकदम दौड़ पड़े थे, जा करके उठाने लगे, प्रमोद प्रमोद उठ मेरे भाई, उठ मेरे भाई। हाँ, वो राहगीर भी जो दूसरी साइड में देख रहा था वो भी अब आ गया इनके बगल में और कहने लगा, अब घबराओ मत, घबराओ मत। अगर ये मिल गया है तो दो ही रीजन हो सकता है कि उस लड़की ने इसको खाया नहीं है, अभी ये जरूर जिंदा होगा या शायद बेहोश होगा। आप इसको आराम से हैंडल करते हैं इसको, आप जल्दी मत करो। वो राहगीर आकर के देखने लगा, नब्ज अगर देखा तो नब्ज चल रही थी, सांस चल रही थी। तब वो कहने लगा कि घबराओ मत, आपका भाई जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुआ है। आप देख रहे हो इसकी हालत, ये सब उसी लड़की का है कि आधारा शरीर पर देख रहे हो, कपड़े सब बिल्कुल गायब हो चुके हैं। और देखो सबसे बड़ा पहचान, पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ है, जैसे इसका शरीर का सारा खून पी गई हो। लेकिन अभी भी आपका भाई जिंदा है। अब हम इसको उठा करके यहाँ से ले चलते हैं। अब फिर दोनों लोग अब प्रमोद को उठा करके ट्रक के पास पहुंचे। अब जमीन पर वहां दरी वरी बिछा करके आराम से लेटा करके अब पानी से धीरे धीरे अब होश में लाने लगे। इस काम में राहगीर बहुत मदद कर रहा था और आखिरकार अब प्रमोद को होश आ गया था। और जैसे ही प्रमोद को होश आया, वो चीख करके एकदम डर से गए थे। अब राहगीर कहने लगा, देखो भाई, अब तुम डरो मत, सुबह हो चुकी है। अब भाई तुम उस लड़की के चक्कर में कैसे फंस गए। राहगीर पूरा एकदम जो असल था वो जानता था और वो पूछ ही बैठा। अब प्रमोद एकदम डर गए थे। अब वही हाल नरेश का भी था, नरेश भी डरे हुए थे। ऐसा जो हादसा था कभी नरेश के साथ में नहीं हुआ था, अनुभव भूत प्रेत का कभी नहीं उनके साथ हुआ था। ये पहला वाक्य था जो उनके साथ ये सब हुआ था, सब देखने को मिल रहा था। अब नरेश जो राहगीर था, अब उसकी सहायता से पूरा प्रमोद को हैंडल किया गया। कपड़े जो थे शरीर के, अब जो उनके थैले वैले में रखे थे, पहनाया गया और अच्छी तरह से प्रमोद को साफ सफाई करके। और तब राहगीर बोला कि भाई अब यहाँ से ले जाओ, अब इसकी खुराक पर ध्यान रखो, अब इसको अच्छा खाने पीने को दो कि जल्दी से जल्दी इसके शरीर में खून बने, नहीं तो ये बीमार हो सकता है, बीमार होकर के मर भी सकता है। हाँ, किसी ओझा गुनी से जरूर दिखवा देना। अब भाई हमें भी लेट हो रहा है,
आप तो दूसरी साइड जाओगे, हमें दूसरी साइड जाना है, नहीं तो आपके साथ मैं ट्रक में ही बैठ जाता कुछ दूर तक। लेकिन नरेश उसको बहुत धन्यवाद दिए। वो कहने लगे, भाई अगर आप नहीं होते तो ये सब काम नहीं हो पाता, मैं अपने भाई को ढूंढ नहीं पाता, और ढूंढ भी लेता तो ये क्या पता कि सही होता कि नहीं होता। आपने मेरी बहुत सहायता की, आपने मेरी मदद की। अब वो राहगीर अब चला गया। अब नरेश अपने भाई के साथ अब चल पड़े थे। अब भाई जो था प्रमोद, अब होश में तो पूरा आ गया था, डरा हुआ जरूर था। अब जो नरेश थे पूछने लगे कि प्रमोद तेरे को क्या हुआ था भाई, तू कैसे उस लड़के के चक्कर में पड़ गया। तब प्रमोद जो थे धीरे धीरे बताने लगे कि भाई ये वही लड़की थी, जब हम लोग ढाबे पर खाना खा रहे थे ना, और तब मैं आपको नहीं बोला था कि देखो ट्रक के पास एक लड़की दिखाई दे रही थी, एक औरत, ये वही थी। और जब आप सो गए थे और हम ट्रक चला कर जा रहे थे, और अचानक इसी पेड़ के पास में और वो लड़की मुझे दिखाई दी। अब मुझे लगा कि चलो पता ही कर लेते हैं कि आखिर ट्रक के पास में क्या कर रही थी, और लड़की वही लग रही थी। लेकिन नरेश समझ गए थे कि प्रमोद झूठ बोल रहा है। वो कहने लगे, देख प्रमोद, मैं समझ गया, तो उस लड़की के जाल में फंस गया था। अगर तू ऐसा नहीं होता तो उस लड़की के पास जाता ही नहीं। क्या तेरी जरूरत थी उस लड़की से पूछने की तू कौन है? तुझे तो अपना ट्रक चलाना चाहिए था, चलते रहना चाहिए था, रोकने का क्या तेरा मतलब था? अब देख भाई, आगे जो पिछली जो गलती कर रखा है, अब आगे मत दोहराना। इस बार तो भाई तू बच भी गया, लेकिन ऐसा ही तेरी हालत रहा ना तो किसी दिन तू बच नहीं पाएगा। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब नरेश उसको अच्छी तरह से धमका दिए थे, समझा दिए थे। अब फिर अपने काम पर निकल गए थे। अब ध्यान रखना था उनको खाने पीने का, कि शरीर में जो खून की कमी हुई है उसको पूरा हो जाए। और घर पहुंच करके अब वो एक तांत्रिक को भी दिखाए। उनके जो परिवार था वो भी तांत्रिक को बुला के लाया, लेकिन ऐसा कोई साया उन पर नहीं था। वो तांत्रिक का कहना था कि बस आप लोग भगवान का शुक्र मनाओ कि उस लड़की ने इनको जिंदा छोड़ दिया, नहीं तो जैसा इनका हालात था ना, ये जिंदा नहीं हो पाते। शरीर को जैसे सोख लिया था खून को पूरी तरह से। और आगे से बेटा तुम सबक भी ले लो कि तुम लोग ट्रक ड्राइवर हो, रास्ते में चलते रहते हो, और भी रात के टाइम में, तो ऐसी लापरवाही दोबारा मत करना जिससे तुम्हारी जान चली जाए। अब प्रमोद को समझ में आ गया था कि उस रात को उसने कितनी बड़ी भूल की थी। अगर वो नरेश को जगा देता कि हाँ भाई उठ जाओ, देखो वही लड़की है, तो शायद नरेश उसको जाने से रोक देते। लेकिन जो प्रमोद का आशिकाना मिजाज था ना, अब वही उनको ले डूबा था। लेकिन भगवान की मेहरबानी थी, दया था कि प्रमोद की जान बच गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।